ऑफ द एग्जाम होता है ना वो इसी चैप्टर से आता है, इसीलिए हमको गलती से भी इस चैप्टर को छोड़ने की गलती नहीं। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरा ये एम है ना, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे हर साल। तो हम इजी, मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, तो मेरा ये एम है। हाय एवरीवन, तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट। इससे पहले हम लोग 21 चैप्टर्स टिल कैबिनेट कमिटीज तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोग पॉलिटी की प्लेलिस्ट नहीं फॉलो कर रहे हो तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप लोग अगर पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी पढ़ना चाहते हो तो ये लेक्चर्स भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। अब फाइनली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपका जो 70% ऑफ द एग्जाम होता है ना वो इसी चैप्टर से आता है, इसीलिए हमको गलती से भी इस चैप्टर को छोड़ने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब से आप लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हो, जैसे मैं आज से पढ़ना शुरू कर रही हूँ इस चैप्टर को, तो आज से मुझे अपनी हैबिट में ये चीज़ लानी है कि मुझे डेली इस चैप्टर को पढ़ना है। ये एक आपका हैबिट में होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी और उतनी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक लाइन इसकी लक्ष्मीकांत से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। और मैं इसी वजह से आपको कहूँगी कि ये चैप्टर ना आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से रीड करना, मेरे नोट्स से रीड मत करना ये चैप्टर, ठीक है। क्योंकि मैंने हो सकता हो 1-2 पॉइंट्स ऐड ना किए हो, ऑल्दो मैं आपको समझाऊंगी सारा, बट होता है ना शॉर्ट में हमने पॉइंट ऐड कर दिया हो इस तरीके से, तो इसी वजह से लक्ष्मीकांत से इसको रीड करना। और दूसरी बात कि इस चैप्टर को ना मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। तो एक पार्ट तो आज हम पढ़ रहे हैं और दूसरा पार्ट जो इसका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 23 पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसी के साथ क्लब करके मैं अपलोड कर दूंगी। और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे हर साल, ठीक है। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। और बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरा ये एम है ना इस चैप्टर को लेके कि मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूँ इस तरीके से कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो आप उसको छोड़ के ना आओ, वो उस लेवल के आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हो। तो हम इजी, मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, तो मेरा ये एम है बेसिकली। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। अब चैप्टर 22 पार्लियामेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने आर्टिकल वाली वो शीट मेंटेन करके रखी है तो वहाँ पे आपको ये अपडेट करना है। पार्ट 5 आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इन चीज़ों से डील करता है ये, यानी कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 पार्लियामेंट रिलेटेड जितने भी स्टफ है ना, सब चीज़ों से डील करता है। आज आप इस चैप्टर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हो ना, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, उस बिल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे वो बिल एक एक्ट बनता है, कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, ये सारी चीज़ें आज आप पढ़ने वाले हो और बहुत मज़ा आएगा आपको। साथ साथ पढ़ते जाना लक्ष्मीकांत से और समझते जाना इसको वीडियो से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये आप लोग लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे फर्स्ट लाइन ही यही लिखी हुई है कि पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इस चीज़ का मतलब क्या है, तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना, ऑर्गन का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो कानून बनाता है। समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कानून बनाता है, दैट इज योर पार्लियामेंट। समझ में आ गया। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है, तो लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर नाम का, जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट बैठती है, और वहीं से ये जो मॉडल है ना हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब वहीं से ये चीज़ आई है। और हम लोग क्योंकि वही फॉलो करते हैं इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि पार्लियामेंट में 2 चीज़ें हैं, पहला क्या है एग्जीक्यूटिव और दूसरा क्या है लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव हेड के अंदर ना हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हमको पता है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, एंड प्राइम मिनिस्टर हमको पता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड, जो एक्चुअल में हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बट किसके नाम पे करते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज़ लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव के अंदर कानून बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको आगे करने से पहले मुझे एक सवाल का आप लोग जवाब दो। जब आपको मैंने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ना ये कंडीशन है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, वो ना लोकसभा की मीटिंग अटेंड करते हैं, ना ही राज्यसभा की मीटिंग अटेंड करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर हुए?
ना ही वो लोकसभा के मेंबर है, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर है, तो क्या हमारे प्रेसिडेंट को हम लोग पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा कंसीडर कर सकते हैं? आंसर बताओ मुझे इसका, येस और नो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है नो, तो आप गलत हो। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी अभी क्यों। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि हमारे प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, या कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपका कि पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये ऐसे स्टेटमेंट आता है ना कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, उस तरीके से था ये। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका रीजन मैं आपको आगे दूंगी। पर हमारे पार्लियामेंट के 3 मेन कंपोनेंट हैं। पहले हैं प्रेसिडेंट, दूसरे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और तीसरे हैं हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, काउंसिल ऑफ स्टेट एग्जैक्टली किसका नाम है? राज्यसभा का नाम है। और राज्यसभा को ही हम लोग सेकेंड हाउस भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। और हाउस ऑफ पीपल इज योर लोकसभा, और लोकसभा को ही फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई नो इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग कि इसको फर्स्ट हाउस अपर हाउस है, वो सेकंड हाउस है, जो लोअर हाउस है वो फर्स्ट हाउस है, ऐसा क्यों कर दिया है? बट ये जो है, तो इसी को आपको याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है और वो सेकंड हाउस है। जो लोकसभा है वो आपका फर्स्ट हाउस है एंड वो लोअर हाउस है। लोकसभा लोअर हाउस, एल से स्टार्ट है, इस तरीके से कुछ याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात थी और हाउस ऑफ पीपल की बात थी। अब आते हैं हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और, 1954 तक ना यही नाम थे हमारे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। 1954 में जाके हम लोगों ने जो हमारे ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल है, इनके लिए हिंदी नाम अडॉप्ट किए, विच इज़ योर राज्यसभा एंड योर लोकसभा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट पे आते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी हाउस के पार्ट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर हमारे प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। उसके बावजूद वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी बिल, चाहे वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो, चाहे वो बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो, वो बिल तब तक एक्ट नहीं बनता है। भले ही दोनों हाउसेज से पास हो गया हो, लेकिन वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उसको प्रेसिडेंट की मान्यता नहीं मिल जाती है। जब तक प्रेसिडेंट अपनी एसेंट ना दे दे, जब तक उस पर साइन ना कर दे प्रेसिडेंट, तब तक वो बिल क्या नहीं बन सकता है? एक्ट नहीं बन सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद एंड ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द हाउसेस। ठीक है, दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग्स, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पर पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है ये। दिस इज बिकॉज अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट्स एसेंट। समझ में आ गया? वो बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता है जब तक उसको प्रेसिडेंट की मान्यता ना मिली हो। दैट इज इट, सिंपल सा है। और इसी वजह से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, वो ये है कि जो ये है ना हमारी राज्यसभा, जो अपर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे तो अपर हाउस इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज योर लोकसभा। बट ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में जो हमारी ये है ना, यहाँ पे लिख दूँ क्या? तो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये आपका अपर हाउस है ब्रिटेन में। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर मैं आपका यूएस का भी बता देती हूँ। तो यूएस में क्या है ना, द सेनेट, ये आपका अपर हाउस है, अपर हाउस, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज योर लोअर हाउस। लोअर हाउस समझ में आ गया आपको? तो ये आपका लोअर हाउस है और ये आपका अपर हाउस है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जस्ट इन केस अगर आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से अब चलते हैं यहाँ पे, ये वाली लाइन देखो आप, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस। अब इस लाइन का मतलब क्या है एग्जैक्टली? इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली तो है व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता होगा हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, बट अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना, प्रेसिडेंट
ही आपके हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पर पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज योर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये चीज़ आपको पता होगी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट और वहाँ पे ना अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और कांग्रेस दोनों अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करते। तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, दोनों की पावर्स क्या है, सेपरेट है। और वहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन करके चुना जाता है, मतलब लोग वहाँ पे डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राइट। पर वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी वजह से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं माना जाता है कांग्रेस का, क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। वही हेड ऑफ द स्टेट है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और वो कांग्रेस से अलग इलेक्ट होते हैं। कांग्रेस का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और यही एक रीज़न है जिस वजह से आपका जो यूएस के प्रेसिडेंट है ना, उनको कांग्रेस का हिस्सा नहीं माना जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है, हमारे यहाँ फॉलो होता है प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट। तो क्राउन यानी कि क्या, क्राउन यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे है ना क्राउन इन पार्लियामेंट, वैसे यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट हमारे यहाँ फॉलो होता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट हमारे यहाँ नहीं करता है, ठीक है, डन। इसके बाद अब यहाँ से ना आपका मेन चैप्टर, यहाँ तक देखो बेसिक था, ये आप लोग को ही पता होगा, इतने हाउसेज हैं, ये है वो है। बट यहाँ से ना आपका मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो एग्जैक्टली आप लोग देखोगे कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, क्या है, ये पूरा सिनेरियो समझते हैं। तो इसके लिए ना एक पेज में ऐड कर लेती हूँ ताकि मुझे ईजी पड़े थोड़ा समझाने में आप लोगों को। और प्लीज़ यहाँ से ना अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली किस तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है पता तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो हमारे यहाँ क्या है पूरा सीन देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि इतने लोग होने, मतलब मैक्सिमम इतने ही लोग होने चाहिए। तो वो कितने हैं, 250 है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है। जिसमें से 238 तो है जो है आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। और इसके बाद 12 जो होंगे, एक सेकंड, 12, हाँ, ये 12 जो होंगे ये आपके क्या होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। अब क्या प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। जिनको आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस एंड साइंस, इस फील्ड में जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है ना, स्पेशल नॉलेज है, उन्हीं लोगों को जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो नॉमिनेट करते हैं। अब आर्ट के अंदर ही ना आपका स्पोर्ट्स भी आ जाता है। तो इसी वजह से जो सचिन तेंदुलकर जी थे उनको प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किया था राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गई किताबी बातें, मतलब ये तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा। बट एक्चुअल में हम क्या फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि 245 मेंबर्स हैं करेंटली राज्यसभा में, जिसमें से 233 मेंबर्स जो हैं ये इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं आपके ये नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। अब नॉमिनेटेड का तो सीन क्लियर है कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया, दैट्स इट, खत्म बात। पर जो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये 233 मेंबर्स का। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो 233 मेंबर्स हैं इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। अब आप लोगों ने अगर प्रेसिडेंट वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है और आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो आपको ये पता होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसी चीज़ को हम लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट के अलावा क्या किसी और के भी इलेक्शन होते हैं, तो हाँ, राज्यसभा के भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस के लिए। तो एक तो प्रेसिडेंट हो गए और दूसरे हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हो गए। अब इनको जैसा मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर पूरा समझने से पहले 3-4 बातें मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। तो इनके लिए हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ MLAs ही हैं जो वोट करते हैं, यानी कि MLAs ही हैं जो इसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हम आम जनता राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग वोट नहीं देते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस का इस्तेमाल होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है जो राज्यसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करती है। समझ आ गया आपको? इजी था, समझ गए आप। अब पूरा ही सिनेरियो समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो
233 जो सीट्स है ना आपकी ये राज्यसभा की, इसको ना हम लोग हर स्टेट्स में पॉपुलेशन के हिसाब से इन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है आपका और सबसे बड़ा स्टेट है, तो इसी वजह से जो सीट है ना सबसे ज़्यादा राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी कुछ 31 सीट्स हैं। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में आपकी कुछ 19 के आसपास है। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार में आपकी 16 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में भी आपकी 16 सीट्स हैं, ठीक है। और सिमिलरली सारी स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से इन सीट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब अगर मैं यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूं तो ऑब्वियसली सारी ही यूनियन टेरिटरीज़ को राज्यसभा में सीट नहीं मिली है। सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी पुडुचेरी, दूसरी है आपकी दिल्ली और तीसरी है जम्मू एंड कश्मीर। तो दिल्ली की कितनी सीट्स हैं? दिल्ली की आई थिंक 3 सीट्स है दिल्ली की। उसके बाद पुडुचेरी की 1 सीट्स है, जम्मू एंड कश्मीर की आपकी 4 सीट्स है, ठीक है। तो ये टोटल सीट्स हैं जो आपको मिली है राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन एग्जैक्टली होते कैसे। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि ये जितनी सीट्स है ना राज्यसभा की, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे ही स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको आगे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा। तो आपको पता होगा जो आपका लोकसभा है ये टेम्परेरी हाउस है, यानी कि हर 5 साल बाद नई सरकार आएगी, वो अपनी लोकसभा बनाएगी, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेगी, सारा काम शुरू से फॉलो होगा। बट अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, समझ में आया। जो हमारे लीडर्स थे ना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बेसिकली उनका ये मानना था कि अगर एक टेम्परेरी हाउस है तो एक परमानेंट हाउस भी होना चाहिए। तो 1952 में ना आपकी पहली राज्यसभा बन गई थी। बट जैसे लोकसभा का टेन्योर है आपका 5 साल का, तो 5 साल बाद ये सीन है कि 5 साल बाद पूरी लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई। पर राज्यसभा का ऐसा कोई सीन नहीं है। राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड है जो कि है 6 साल, यानी कि कोई एक इंसान जो राज्यसभा का मेंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 सालों के लिए ही राज्यसभा का मेंबर बना रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब तो क्या बोला मैंने आपको, राज्यसभा जो फर्स्ट फॉर्म हुई थी वो 1952 में हुई थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 1952 में सारे ही मेंबर्स एक ही साथ इलेक्ट हुए हैं, तो अब सबका टर्म पीरियड भी एक ही साथ खत्म होगा 6 साल बाद। तो इस चीज़ से कैसे निपटा जाए, क्योंकि हमको ना ये कंटिन्यूइंग चेंबर बनाना था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि राज्यसभा 6 साल बाद बची ही नहीं है, फिर दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हमको ये सिस्टम नहीं चाहिए था। इसीलिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, चिट इस्तेमाल की, नाम लिख दिए और टर्म पीरियड लिख दिया। अब ये चिट फेंकी गई, जिसका नाम आ गया उसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया कि 2 साल बाद और 4 साल बाद रिटायरमेंट के लिए। तो इससे अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना वो आपके हर 2 साल में होते हैं, और इसी वजह से ये एक कंटिन्यूइंग बॉडी है राज्यसभा। तो हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर, कितने मेंबर, 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं राज्यसभा के, और वापस से उन 1/3 सीट्स के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है हर 2 साल में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें थी। अब ये चलते हैं इस पे प्रोसीजर पे पूरा। तो ये 233 सीट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया सारे ही स्टेट्स में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सारी स्टेट्स को मिल गए। सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिली है, तो सबसे ज़्यादा सीट्स आपकी उत्तर प्रदेश को मिली है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये है यूपी को 31 सीट्स मिली हैं, दिल्ली को 3, पुडुचेरी को 1, जम्मू कश्मीर को 4, और ये 3 ही यूनियन टेरिटरीज है जो जिनको राज्यसभा में सीट मिल पाई है। अब पूरा जो ये प्रोसीजर था ना, इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अब हर 2 साल में सीट्स वेकेंट होती है। तो मान लो 2 सीट वेकेंट हुई है बिहार की। क्या बोला मैंने आपको कि बिहार में ना 2 सीट्स की वैकेंसी आ गई है, 2 सीट्स वेकेंट हुई है। अब देखो, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि जैसे बिहार में टोटल हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं, तो ये सारी 16 की 16 सीट्स एक ही बार में वेकेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या मान लेते हैं कि 2 सीट्स वेकेंट हुई है, और बिहार में सपोज मान लो 90 MLAs हैं। कितने MLAs हैं, 90 MLAs हैं हमारे पास। कितने हैं MLAs, यानी कि ये जो राज्यसभा की 2 सीट्स के लिए इलेक्शन होगा, इनको वोट कौन करेंगे, हमारे 90 के 90 MLA वोट करेंगे। समझ में आ गया। ये 90 MLAs इन 2 सीट्स के लिए जो इलेक्शंस होंगे इनको वोट करेंगे। पहली चीज़ क्लियर है हमको कि MLAs ही वोट करते हैं, तो 90 MLAs हैं और यही वोट करेंगे बिहार में, ठीक है। तो कोई भी इंसान है जो राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसे कितने MLAs का वोट चाहिए कि वो ये इलेक्शन जीत जाए। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। क्या बोला मैंने, एक बार और रिपीट करते हैं। 2 सीट्स वेकेंट है, इन 2 सीट्स के लिए जो इंसान इलेक्शन लड़ रहा है ना, उसको 90 में से कितने MLAs का सपोर्ट चाहिए कि वो ये इलेक्शन जीत जाए, पहली चीज़। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो पहला कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ वोट। वैल्यू ऑफ वोट, इस चीज़ का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वोट का, वैल्यू ऑफ वोट का मतलब है रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक स्टेट में ना 1 से ज़्यादा सीट की वैकेंसी है तो 1 MLA की वोट की वैल्यू कितनी होगी, ये है, ठीक है। तो 1 MLA की वोट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, 100 होती है।
ठीक है। और कितने हैं एमएलएस टोटल आपके 90 एमएलएस हैं, यानी कि कितने टोटल वोट हो गए आपके पास 9000 वोट्स हो गए। कितने वोट हो गए आपके पास 9000। तो बिहार के एमएलएस की टोटल वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000। अब इन 9000 वोट्स में से हम ये कैलकुलेट करना होता है हमको कि इलेक्शन जीतने के लिए एक कैंडिडेट को इन 9000 में से कितने वोट चाहिए, जिससे हम क्या कहते हैं कोटा कहते हैं। कोटा किसे कहते हैं कि इन 9000 वोट्स में से इलेक्शन, देखो 9000 क्या है टोटल एमएलएस है और एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है 100 है, तो टोटल वोट कितना हो गया 9000 हो गया। तो इन 9000 में से एक इंसान को जीतने के लिए कितने एमएलएस की वोट चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं कोटा कहते हैं। ये यू है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग कोटा कहते हैं। अब इस कोटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास फिलहाल, टोटल वोट्स है हमारे पास 9000, ठीक है। एक सेकंड गलत कर दिया मैंने, हाँ टोटल वोट्स और टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय वैकेंसी। वैकेंसी कितनी है हमारे पास 2 सीट्स की है, वैकेंसी में +1 और इनको सॉल्व करके जो आएगा उसमें भी +1। तो अब इसको सॉल्व करो तो टोटल वोट्स है हमारे पास 9000, वैकेंसी है 2 की, +1 इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 3001 आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी एक इंसान को वोट जीतने के लिए इतने वोट्स चाहिए। अब इतने वोट्स कितने एमएलए से मिलेंगे ये देख लें ज़रा। तो ये कैसे देखेंगे हम लोग, तो हमको पता है ये इतने वोट्स हैं और एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है 100 है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी 30 एमएलए का सपोर्ट चाहिए आपको अगर आप राज्यसभा की सीट जीतना चाहते हो तो, ठीक है। यानी कि 30 एमएलए अगर आपको वोट कर देंगे तो आप राज्यसभा की सीट क्या कर जाओगे, जीत जाओगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा की इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। अब मान लो कि 5 लोग हैं A, B, C, D एंड E, ये लोग हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, समझ में आ गया। अब एमएलएज हैं, एमएलए क्या करेंगे, इनको अपनी प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंस कैसे देंगे, मान लो C को 1 दे दिया, A को 3 दे दिया, B को 5 दे दिया, D को 2 दे दिया, E को 4 दे दिया, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो मान लो कुछ इस तरीके से हमारा वो है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा ना, A को मान लो 20 एमएलएज ने वोट दिया है, B को मान लो 30 एमएलए ने वोट दिया है, C को मान लो 10 ने दिया है, D को मान लो 10 ने दिया है, E को मान लो 20 ने वोट दिया है। तो अब कितने वोट चाहिए थे आपको, 30 वोट चाहिए थे। तो B जो है ये जीत गया सीट, ठीक है। अब क्या हो गया, बी जीत गया, लेकिन एक और तो चाहिए ना, तो दूसरी बार भी काउंटिंग होगी वोट्स की। और इसमें क्या होगा, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उनको हटा दिया जाएगा और जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं ना उनका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस बार सबका सेकंड प्रेफरेंस ए आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ए भी इसका क्या बन जाएगा, ए भी जीत जाएगा और ए भी राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके राज्यसभा के जो इलेक्शन है ना ये कंडक्ट होते हैं। एक बार और रिवाइज करा दूँ मैं, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 250, जिसमें से 238 जो है आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्शन करके इनको चुना जाता है। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 12 को नॉमिनेट किया जाता है। जो 4 फील्ड्स मैंने आपको बताई थी, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क और एक और कौन सा था, लिटरेचर। तो इन चारों ही फील्ड्स में जिनका बेस्ट रहता है, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं। अब बात यहाँ आ जाती है 238 की, तो चलते हैं। तो 250 लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम होना चाहिए, एक्चुअल में है कितनी हमारी स्ट्रेंथ 245 है, 238 नहीं है, कितने हैं 233 है और 12 नॉमिनेट होते हैं। तो ये तो क्लियर है हिसाब। 233 इन सीट्स को हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी स्टेट्स की पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन के हिसाब से इन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर एक स्टेट में। अब उत्तर प्रदेश के पास कितने हैं 31 आ गई, महाराष्ट्र के पास 19 आ गई, बिहार के पास 16 आ गई और वेस्ट बंगाल के पास 16 राज्यसभा की सीट्स आ गई। अब हर 2 साल में राज्यसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। हमने मान लिया कि बिहार में इस साल वैकेंसी आ गई, 2 सीट जो है वो वैकेंट हो गई है बिहार से। और बिहार में टोटल एमएलए कितने हैं 90 एमएलए, और एमएलएज ही हैं जो वोट करते हैं किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। अब क्या हुआ, हमने देखा कि अब एमएलए की वोट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ वोट। एक से ज़्यादा अगर वैकेंसी आई है सीट पे तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, ठीक है। टोटल एमएलए कितने हैं 90 इंटू 100 कर दिया, 9000 आ गया आपका। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं, जब हम वोट कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वोट हो गया आपका, वैकेंसी जितनी आई है उसमें एक ऐड कर दो, +1 ओवरऑल इसके क्वेश्चन में। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 3001, यानी कि किसी एक इंसान को जीतने के लिए इतने वोट चाहिए। अब इतने वोट हमें कितने एमएलए से मिल सकते हैं, तो एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है 100, उसको डिवाइड कर दिया इससे, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 एमएलए का मुझे वोट चाहिए अगर मुझे जीतना है तो।
अब एमएलए, जैसे आप लोग नॉर्मल लोकसभा के इलेक्शन आप लोग कभी देने गए होगे तो आपने देखा होगा आपके पास वो ईवीएम मशीन होती है जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टी, उनका लीडर, जो भी जिसके लिए आप इलेक्शन वोट देना चाह रहे हो, उनका नाम होता है, उनका सिंबल होता है और साइड में एक बटन होता है, उसको क्लिक कर दोगे अगर आप तो आपने वोट दे दिया। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होता है, एक बैलॉट पेपर आता है ऐसा कुछ, इसमें कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं। जैसे यहाँ 2 वैकेंसी थी, इस 2 वैकेंसी के लिए 5 लोग खड़े हैं, तो अब एमएलए क्या करेंगे, इन 5 को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगा देंगे। जिसको ज़्यादा प्रेफर किया होगा, जैसे 30 एमएलए ने इनको किया था बी को, तो फिर इनको मिल जाएगा। अब इसके बाद इनको हटा दिया जाएगा, जिनको कम वोट मिला है, इनके वोट्स, जिन्होंने इनको वोट किया था ना, उनकी हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। अब मान लो सेकंड प्रेफरेंस आ गई ई, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस ए, तो ए को आ गया और फिर ए जीत गया। दैट इज़ इट। समझ में आ गया? तो ये था हमारा पूरा राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सीन था। अब चलते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के ऊपर। एक चीज़ और, इसको करने से पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई। यहाँ पे ना जैसे हमारे यहाँ क्या है, ये 233 सीट्स है ना अपर हाउस की, राज्यसभा की, ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या है, जो 10 सेनेट है, जो उनका अपर हाउस है ना, वहाँ पे ना उनकी जो भी जितनी भी सीट्स है ना वो फिक्स्ड है। जैसे उनकी 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट को कितने हैं, 2-2 सीट्स मिली हुई है 10 सेनेट में। टोटल सेनेट की सीट्स कितनी हो गई, 100 सीट्स हो गई। समझ में आ गया? और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है बराबरी, 2-2 सीट्स हर स्टेट को मिली हुई है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बुक में आप लोग रीड करोगे। तो अब चलते हैं अपने ये कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा की तरफ। अब अगर मैं लोकसभा की बात करूँ ना तो ये काफ़ी इजी है, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552 मेंबर्स हैं लोकसभा में होने चाहिए, जिसमें से 530 आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, 20 आपके यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और बाकी 2 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए। बट आफ्टर 2020 ना ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 2020 के बाद से इनको हटा दिया गया है। तो लेकिन ये तो था किताबी बातें कि ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आइडियली क्या है, अभी हम लोग क्या फॉलो करते हैं, तो अभी हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, जिसमें से 524 आपके स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 19 आपके यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि एग्जैक्टली जो लोकसभा के इलेक्शंस है ना वो होते कैसे हैं। तो इनको ना हम लोग इन 4 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर एक स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होती है ना, डिवाइडेड बाय जितनी सीट उसको मिलती है लोकसभा के, यानी कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सीट, जितनी सीट एक स्टेट को अलोकेट की गई है लोकसभा की, इनका जो रेशियो है ना वो सभी स्टेट्स के लिए सेम आना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम लोग इन सीट्स को एलोकेट करते हैं हर स्टेट में। समझ में आ गया? यानी कि लोकसभा की जितनी सीट्स हैं 543, इसको कुछ इस तरीके से हमें एलोकेट करना होता है हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से कि ये जो रेशियो है ना पॉपुलेशन अपॉन सीट, ये हर स्टेट का क्या आना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यही है आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब होता क्या है ना, जिस स्टेट में ना 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से कम पॉपुलेशन है ना, उनका कुछ अलग ही तरीका है ये डिसाइड करने का कि किस तरीके से आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस तरीके से आपको सीट मिलेगी, ये अलग चीज़ है डिसाइड करने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो यही तरीका है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सीट। अब ये जैसे एक स्टेट है, ये स्टेट मान लेते हैं, ठीक है, गुजरात है ये स्टेट। अब होता क्या है ना, इस स्टेट को भी ना हम लोग छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं और उनको सीट दे देते हैं, और कुछ इस तरीके से मिलती है, जैसे कि मैं इसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अब इस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करेंगे, उसकी जो यहाँ पे हम लोगों ने तरीका अपनाया था ना, सेम वही आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में करेंगे, ताकि थ्रू आउट द स्टेट सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स मिले। ठीक है, पहले क्या किया हम लोगों ने, जैसे हमारा इंडिया है उसमें सारे स्टेट्स की जो इतनी भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय जितनी सीट्स हैं, इनका रेशियो क्या आना चाहिए, हर स्टेट के लिए सेम आना चाहिए। अब यही हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी किया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ इस तरीके से डिवाइड की है हमने कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सीट जो है ये हर इसका क्या आएगा, सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग इक्वल नंबर में सीट दे रहे हैं, कोई पार्शियलिटी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो ये है आपका सेकेंड पॉइंट, जो कि है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो सेंसस का मतलब ये होता है, जनगणना होती है ना, कितने लोग हैं एग्जैक्टली, तो था ये लिखा हुआ आइडियली कि हम लोग क्या करेंगे, हर 10 साल में एक जनगणना करेंगे, सेंसस करेंगे और पता लगाएंगे कितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा की सीट को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, ये डिसाइड हुआ था। और ये बढ़ाने का घटाने का काम कौन करेगा, डीलिमिटेशन कमीशन। किसका नाम रखा गया था, डीलिमिटेशन कमीशन का काम था ये, कि आपका ये काम है ये सेंसस कंडक्ट करना और किस तरीके से किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन सी सीट देनी है, ये सारा डिसाइड करने का काम डीलिमिटेशन कमीशन का था। बट अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इसको फ्रीज कर दिया है।
फ्रीज करने का मतलब ये है कि 2030 तक, पहले 1971 में हुआ आपका सेंसस, तो अभी भी हम 1971 वाला ही सेंसस फॉलो कर रहे हैं। तब जो जनगणना हुई थी ना, उसी के बिहाफ पे हम लोग आज भी इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो ये जो एरिया था ना, इस एरिया को हम लोग बढ़ा, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो अब क्योंकि हमने सीट फ्रीज कर दी है, तो 543 सीट्स जो थी वही सीट है, ये ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसको फ्रीज कर दिया गया है हमने। क्यों किया है सरकार ने फ्रीज, ये मैं रीजन आगे बताऊंगी, पर ये 543 है। अब होता क्या है ना, अगर पॉपुलेशन इस स्टेट की बढ़ गई है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज है ना, इस साइज को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि सीट्स जो है वो इक्वल अमाउंट में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिले। लेकिन ये सीट क्योंकि लिमिटेड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा इसलिए करते हैं सरकार ने ये फ्रीज इसलिए कर दिया है ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। सरकार का कहने का मतलब ये है कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ये था हमारा रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। फिर है रिजर्वेशन ऑफ एससी सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। तो पहले क्या होता था ना, पहले ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सीट थी, सिख के लिए सीट थी, मतलब हर एक रिलीजन, मतलब जो भी हर एक रिलीजियस ग्रुप के लिए क्या था, एक ना एक सीट इसमें रिजर्व कर रखी थी। बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं ना, इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को हटा दिया और रिजर्वेशन कर दी एससी एसटी इनके बिहाफ पे। तो जिस भी स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उनको क्या कर दिया, उनके बेसिस पे उस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है एससी एसटी की, उस बेसिस पे उनको सीट हम लोग प्रोवाइड करने लगे, रिजर्व करने लगे कि इस स्टेट में 2 सीट रिजर्व्ड हैं कि एससी कम्युनिटी का ही कोई होगा या एसटी कम्युनिटी का ही कोई होगा, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर कोई एससी और एसटी कम्युनिटी का नहीं है इंसान, ठीक है, और वो चाहेगा इन पोजीशंस के लिए लड़ना, तो वो नहीं लड़ सकता है। लेकिन कोई एससी एसटी कम्युनिटी का होगा और वो इन पोजीशन से ना लड़के जनरल जो पोजीशंस हैं आपकी उनसे लड़ना चाहे, तो वो डेफिनेटली लड़ सकता है, ठीक है। और जो लोग एससी एसटी बनने के लिए एससी एसटी पोजीशन से खड़े हुए हैं ना, उनको हम जनरल वाले भी वोट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एससी कोटा लेके खड़े हुए हैं तो उनको सिर्फ एससी लोग ही वोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटी। फिर है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये आपको पता भी होगा ये एग्जैक्टली है क्या। तो आप लोगों ने ईवीएम मशीन देखी होगी और ईवीएम मशीन पर आप लोगों ने जाके वोट भी किया होगा, राइट। तो ये बेसिकली वही बात कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है ये। इसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सिस्टम हमारा करता क्या है काम, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट्स ले लेता है वही विनर होता है। चाहे उसको 50% वोट मिले हो, 40% मिले हो, 30% मिले हो, अगर सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले हैं तो वही जीत गया। यही है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ए को मान लो 40% वोट मिले हैं, बी को मान लो 30% वोट मिले हैं, और सी को मान लो, नहीं एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा हिसाब से करना पड़ेगा। ए को मान लो हमारे पास 40% वोट मिले हैं, और बी को मान लो 35% वोट मिले हैं, और सी को मान लो कितना हो गया, 25% वोट मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वोट मिले हैं। तो अब इनमें से कौन जीता, ए जीत गया, क्योंकि ए के पास सबसे ज़्यादा वोट है इन तीनों में से। तो ये होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है, फास्ट होती है इसकी काउंटिंग प्रोसेस, स्टेबल गवर्नमेंट का चांस बढ़ जाता है, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ज़्यादा देखी जाती है इसमें। तो ये आपकी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, वो ना थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आ जाता है, और ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा चीपर रहता है, ठीक है। अब यहाँ मेरे ना आपसे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा आपसे कि आपको बताना है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होता है इलेक्शन के लिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है लोकसभा के इलेक्शन में यूज़ होता है, और दूसरा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन जब होते हैं ना, वहाँ भी यही सिस्टम यूज़ होता है। मैं आपको जब हम पढ़ेंगे ना स्टेट वाला, तब भी मैं आपको समझाऊंगी वहाँ भी है, पर ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एक होता है हमारे किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और दूसरा किसके इलेक्शन के लिए होता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। तो इन 2 जगह पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी, लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। तो आपको पता है राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, एक परमानेंट बॉडी है, तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है, राइट। तो इसी वजह से राज्यसभा के जो इलेक्शन है ना, वो हर 2 साल में कंडक्ट होते हैं, और 1/3 मेंबर जो हैं इसके हर 2 साल में रिटायर होते हैं। और जो रिटायर्ड मेंबर्स हैं ना, वो भी री इलेक्शन के लिए केपेबल हैं, मतलब वो दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। और अगर कोई मेंबर नॉमिनेट होकर आया था राज्यसभा में, तो वो री नॉमिनेट होने के लिए भी एलिजिबल है। और ये कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है कि आप
2 ही बार राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, 3 ही बार बन सकते हो। इनडिफिनाइट पीरियड के लिए आप राज्यसभा के भी मेंबर बन सकते हो और नॉमिनेट होके भी और इलेक्ट होके भी, ठीक है। तो कोई इसका टर्म पीरियड ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं किया गया। और राज्यसभा जब आपकी बनी थी ना, तब उसका जो टाइम पीरियड था ना कि टेन्योर कितना होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये चीज़ हमारे पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी और इवेंचुअली पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये एक्ट मैं आपको बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस एक्ट के लिए तो मैं सेपरेट क्लास लूँगी जब हमारी पॉलिटी की सीरीज़ पूरी हो जाएगी या बीच में कभी भी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपने सिलेबस देखा है यूपीएससी का, तो सिलेबस में ना यूजुअली सब्जेक्ट मेंशन होता है कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, बट ये एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन है। तो सोचो ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो एक स्पेसिफिक क्लास रखेंगे डेडिकेटेड जो सिर्फ इसी एक्ट के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो राज्यसभा है उनके मेंबर्स का जो टर्म पीरियड है वो कितना होगा, वो 6 साल का होगा। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब स्टार्टिंग में राज्यसभा बनी हमारी 1952 में, तो फिर लोगों के लिए दिक्कत हो गई कि भाई कैसे, हम लोग सोच रहे कंटिन्यूइंग चैम्बर बने पर सब लोग तो एक ही बार इलेक्ट होके आए हैं, तो सब रिटायर भी एक ही बार होंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। वो चिट या कह लो लॉटरी सिस्टम कह लो, जो भी कहना है, उसमें उनके नाम का पर्चा उछाला गया, जिसका नाम आ गया उसको फिर रिटायरमेंट लेना पड़ा, ठीक है। फिर वो दोबारा री इलेक्शन करके एलिजिबल थे, बट ऐसा हुआ ताकि हर 2-2 साल में क्या होता रहे, राज्यसभा के इलेक्शंस होते रहें और ये इलेक्शन कंटिन्यूइंग होते रहे, मतलब कंटिन्यू चैम्बर रहे, खत्म ना हो ये बेसिकली। तो ये कहने का मतलब था हमारे राज्यसभा का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा की तरह परमानेंट बॉडी नहीं है, बल्कि एक टेम्पररी बॉडी है जो हर 5 साल में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। और 5 साल से पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो लोकसभा का वैसे तो टर्म पीरियड है 5 साल का, पर 5 साल से पहले भी अगर प्रेसिडेंट की विल होगी तो प्रेसिडेंट लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। साथ ही जो लोकसभा है ना, उसका टाइम पीरियड ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोग। नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि पार्लियामेंट 1 साल के लिए, जो लोकसभा है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा जो डिसॉल्व होने वाली है उसको डिसॉल्व ना करके 1 साल के लिए उसका टाइम पीरियड क्या कर सकती है, बढ़ा कर सकती है। तो ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन है नेशनल इमरजेंसी की, तब ऐसा हो सकता है। बट इमरजेंसी जैसे हट जाएगा उसके 6 महीने के अंदर हमें उस लोकसभा को डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस कराने होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज। अब इसके बाद है हमारे पास मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। इन हिज ओथ अफर्मेशन ही स्वेयर्स टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको वही ओथ लेना है, सब्सक्राइब करना है, ये आपकी ओथ होगी। इसके बाद क्या है, ही मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ लोकसभा। यानी कि लोकसभा का मेंबर बनना है आपको तो आप कम से कम 25 ईयर्स के होने चाहिए, राज्यसभा का बनना है तो आप कम से कम 30 ईयर्स के होने चाहिए। इसके बाद क्या है, ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया है ना, आप कम से कम ये 4 क्वालिफिकेशंस तो आपको करनी, ये 3 क्वालिफिकेशंस तो आपको करनी ही करनी है पूरी। इसके अलावा चौथी क्वालिफिकेशंस क्या कहती है कि पार्लियामेंट द्वारा अगर कोई नियम बनाए जा रहे हैं तो आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट ने नियम बनाए हैं जो नियम आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर बनाए हैं। अब वो नियम कौन से हैं देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, द पार्लियामेंट हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब क्या है, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब क्या है कि उसे एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जिस भी मतलब लोकसभा क्षेत्र में वोटर के रूप में उसको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद क्या है, द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो आप, जिस स्टेट से आप इलेक्शन लड़ रहे हो ना, आप उसी स्टेट से एज मतदाता यानी कि वोट दे सकते हो, एज अ वोटर आप रजिस्टर्ड हो। लेकिन इस चीज़ को ना हटा दिया गया 2003 में, और अब ये कर दिया गया है कि आप किसी भी स्टेट से, आप भले ही जैसे मेरे पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है तो, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली से ही राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकती हूँ, मैं किसी भी स्टेट से लड़ सकती हूँ। पर पहले ये था कि अगर दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है तो मैं दिल्ली से ही लड़ सकती हूँ, ठीक है। इन 2006 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज, ठीक है।
यही है मतलब इसका कि अब आपको किसी भी राज्य से आप लड़ सकते हो, भले ही आपके पास किसी और राज्य की वोटर आईडी कार्ड क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी ऑफ यूनियन टेरिटरी इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम। हाउएवर अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मतलब जो SC और STs के लिए सीट रिजर्व है उन सीट से आप लड़ रहे हो इलेक्शन, तो आपके पास वो होना चाहिए कि आप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप SC या ST इसी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, इसी स्टेट से, समझ में आया। लेकिन अगर आप किसी और उससे लड़ते हो, मान लो जैसे आप एक SC कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ SC और ST कैटेगरी में ही इलेक्शन लड़ोगे, आप जनरल सीट्स पे भी इलेक्शन आप लड़ सकते हो, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशंस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके ऊपर मतलब इनमें से किसी भी एक कंडीशन के तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्या है वो? इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है एक ऐसा पोजीशन जिसमें आपको गवर्नमेंट से ना फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, चाहे सैलरी हो, चाहे अलाउंसेज हो, पर्क्स हो, कुछ भी हो, तो वो अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है जिसको पार्लियामेंट ने अलाउ कर रखा है, तो जो अलाउड है ठीक है, बट जो नहीं है अलाउड, अगर आप उस जॉब में भी हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर है इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, यानी कि आप अगर मेंटली अनफिट हो, आप समझने की, सुनने की क्षमता, सोचने और समझने की क्षमता अगर आप खो चुके हो, तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटली अनफिट है ना, वो तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा जब तक उसको कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे, समझ में आया? तो कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देगा तब आप अनफिट हो, तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑफिशियली बैंक करप्ट हो चुके हो तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? आपके पास इतनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है जिसको आप रीपे करने में ना रीपे नहीं कर पा रहे हो, आप समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाओगे। और साथ ही ऐसा इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, राइट? आपका काम है डे टू डे लाइफ में लॉज जो बन रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना, बजट रिलेटेड कोई डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व होना। तो अगर कोई बंदा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है तो फिर वो हो सकता है फ्यूचर में करप्ट प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाए, इस वजह से इसको ऐड किया गया। देन है इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो या फिर आपने वॉलंटरीली किसी और देश का पासपोर्ट अपना लिया है, या फिर इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस टू अ फॉरेन स्टेट, या फिर आप इंडिया के हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकिन आप किसी और देश की तरफ से बोल रहे हो, किसी और देश की तरफ अपनी वफादारी साबित कर रहे हो, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि ये 4 पॉइंट तो है, इसके अलावा पार्लियामेंट ने कुछ और लॉज भी बनाए हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर, वो क्या है? First, he must not have been found guilty of certain election offences or corrupt practices in the election। इसका मतलब क्या है? अगर आप इलेक्शन रिलेटेड किसी भी, जैसे कि होता है ना इलेक्शन फ्रॉड, बूथ कैप्चरिंग, ब्राइबरी या किसी और इलेक्शन रिलेटेड किसी भी क्राइम में अगर आप दोषी पाए गए हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद है he must not have been convicted for any offence resulting in imprisonment for 2 or more years but the detention of a person under a preventive detention law is not disqualification। अगर किसी इंसान को 2 या उससे ज़्यादा साल की जेल हो चुकी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या है? ये मैंने आपको ना जब फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, एक था प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक था प्यूनिटिव डिटेंशन। तो अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, अदरवाइज हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंस विद इन द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? हर कैंडिडेट को अपने इलेक्शन का एक्सपेंस प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर इलेक्शन का जो भी खर्चा हुआ है ना उसका प्रॉपर अकाउंट देना होता है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन के खर्चे को इलेक्शन के खर्चे का रिकॉर्ड सही टाइम पे नहीं दिया तो फिर उसको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विस। इसका मतलब क्या है? अगर किसी इंसान को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट या सर्विसेज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, इनके थ्रू वो पैसा कमा रहा है, तो फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो, ठीक है।
इसके बाद है ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर। इसका मतलब क्या है, अगर किसी इंसान, कोई भी इंसान अगर डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट है किसी ऐसी कंपनी का जिसमें सरकार का 25% या उससे ज़्यादा का हिस्सा है, तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयलिटी टू द स्टेट। अगर किसी को करप्शन या क्या कहते हैं डिसलॉयलिटी के उसमें हटा दिया है कि करप्शन या डिसलॉयलिटी की वजह से सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है, तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके बाद है ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। यानी कि अगर किसी इंसान को कम्युनिटीज़ के बीच हेट्रेड या दंगा भड़काने का दोषी अगर पाया गया कि आपने कुछ ऐसा काम किया है, तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। इसके बाद है ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती। अगर किसी इंसान को अनटचेबिलिटी या दहेज लेते हुए या सती जैसे ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं, ठीक है, इन चीज़ों में दोषी पाया गया, तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना कि अगर मान लो कोई बंदा है, इनमें से किसी एक पॉइंट के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो किसका डिसीजन फाइनल होगा उसको डिस्क्वालीफाई करने का, किसकी बात मानी जाएगी? तो ऐसे सीन में क्या होता है, ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को भी अपना ये फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा लेना होता है, और वो जो बोलेंगे उस तरीके से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन तो है फाइनल, लेकिन प्रेसिडेंट भी इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा करके अपना डिसीजन सुनाएंगे। समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा कि किस तरीके से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो देखो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। तो जो ये वाली डिस्क्वालिफिकेशंस थी ना, ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको मद्देनजर रखना है, जो जनरल पॉइंट है, और इनके बेसिस पे ना डिस्क्वालीफाई आपको सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट भी इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करके प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। लेकिन ये जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, इस केस में ना अगर आप लोकसभा से हो तो आपको स्पीकर लोकसभा के डिस्क्वालीफाई करेंगे, राज्यसभा से हो तो राज्यसभा के चेयरमैन आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करेंगे। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इस पूरे उसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ना दल बदल, आपने सुना है, यानी कि अगर जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है या अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट करता है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डिफेक्शन कहते हैं। तो ऐसा अगर कोई इंसान है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वफादार नहीं है, तो फिर उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्या क्या कंडीशंस है वो देखो। पहला क्या है, if he voluntarily gives up the membership of a political party on whose ticket he is elected on the house। ये तो क्लियर है आपको, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो उस हाउस का मेंबर बना था, उसने वही पॉलिटिकल पार्टी क्या कर दी है, छोड़ दी है, और अब क्या कर लिया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है। जैसे अगर बीजेपी से इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। Next, if he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by political party, यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट करे या वोटिंग से बचने की कोशिश करे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करे तो फिर हो सकता है, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई। उसके बाद इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, यानी कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, उसको 6 महीने के अंदर करना चाहिए, 6 महीने के बाद करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है The question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in case of Rajya Sabha and speaker in case of Lok Sabha। यानी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ये हमारे 10th स्केड्यूल में मेंशन है, जो कि क्या कहते हैं, राज्यसभा के केस में चेयरमैन का फाइनल डिसीजन होता है और लोकसभा के केस में स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है। इसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द डिसीजन ऑफ अ चेयरमैन स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो भी डिसीजन देंगे हमारे स्पीकर या चेयरमैन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के बिहाफ पे, तो उनका जो फाइनल डिसीजन होगा ना उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सारा ये। ऑल्दो होता क्या है ना, स्पीकर या फिर जो चेयरमैन अपनी लाइफ टाइम में जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि स्पीकर ने ये डिसीजन क्यों लिया या चेयरमैन ने ये डिसीजन क्यों लिया। लेकिन इस केस में ऐसा हो सकता है, अगर स्पीकर या चेयरमैन ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया है तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेकेंटिंग ऑफ सीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, देखो एक इंसान है वो एक टाइम पे ना एक ही हाउस का मेंबर रह सकता है, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, और या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है उसमें भी किसी एक हाउस का, या फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कोई एक इंसान एक टाइम पे एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। समझ में आया? तो कौन सी पोजीशन होल्ड करने पे कौन सी पोजीशन छिन जाएगी वो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्या है, डबल मेंबरशिप। तो ये जो चीज़ें है ना, ये भी आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी लिखी हुई। तो पहला है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि अगर वो मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और एमएलए भी है तो कौन सी पोजीशन जाएगी उसकी, ये सीन हम इसमें देखने वाले हैं। तो अगर एक इंसान दोनों ही हाउसेज में इलेक्ट हो गया है, मतलब कि वो राज्यसभा से भी इलेक्शन जीत गया है और लोकसभा से भी इलेक्शन जीत गया है, तो उसको 10 दिन के अंदर ये डिसाइड करना होगा कि वो दोनों में से कौन सी हाउस की सीट रखना चाहता है और दूसरे हाउस की छोड़ना चाहता है। अगर उसने 10 दिन के अंदर ये डिसाइड नहीं किया तो राज्यसभा वाली सीट जो है उसकी अपने आप चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर कोई ऑलरेडी एक हाउस में मेंबर है और दूसरे हाउस से इलेक्शन लड़ रहा है और जीत गया है तो उसकी पहले हाउस वाली सीट जो है वो चली जाएगी। यानी कि अगर वो राज्यसभा का मेंबर ऑलरेडी था, ठीक है, राज्यसभा का, और वो अब लोकसभा से इलेक्शन जीत गया है तो उसकी ये सीट छिन जाएगी अपने आप। ठीक है। इसके बाद अगर कोई 2 जगह से लड़ रहा है, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है और दोनों जगह से जीत गया है, तो उसको तुरंत एकदम एक जगह की सीट क्या करेगी, छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी दोनों ही सीट छिन जाएंगी। ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई एमएलए है और एमपी की सीट जीत गया है वो, ठीक है, तो उसने अगर 14 डेज के अंदर रिजाइन नहीं किया अपनी एमएलए वाली पोजीशन से, तो उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट थी ना, वो सीट वेकेंट हो जाएगी, छिन जाएगी। कहने का मतलब ये है। आई होप ये जो पॉइंट था आपका डबल मेंबरशिप के अंदर, ये आपको क्लियर होगा। इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशंस। तो अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशंस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हो गया है, जो हमने भी पहले पढ़े डिस्क्वालिफिकेशंस, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से तो उसकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी पार्लियामेंट से। देन है हमारे पास रेजिग्नेशन। तो लोकसभा के केस में आप अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हो और राज्यसभा के केस में अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को देते हो। ठीक है। तो वो अगर उनके ऊपर है, अगर आपकी जो क्या कहते हैं रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर ली है स्पीकर या चेयरमैन ने, तो ही आपकी जो सीट है ना वो वेकेंट होगी। वो चाहें तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है एब्सेंस। अगर आप 60 डेज से ज़्यादा की आपने छुट्टी पर चले गए हो आप, ठीक है, तो फिर उनकी सीट क्या है, वेकेंट हो जाएगी। लेकिन ये 60 डेज से ज़्यादा अगर आप विदाउट परमिशन गए हो 60 डेज से ज़्यादा की छुट्टी पे, तो फिर आपकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। इसके बाद कुछ अदर केसेस भी है। इफ़ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, अगर आपके जो आपका जो इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट से। इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर आपको घर उसी लोकसभा या राज्यसभा से निकाल दिया जाए। फिर इफ़ ही इज़ सिलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप इलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, तो फिर आप सिलेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्टेड आएगा। ठीक है। तो फिर आपको ये पोजीशन आपकी वेकेंट हो जाएगी। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अगर आपको किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है तो उस केस में भी जो आपकी सीट है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। ठीक है। आई होप ये आपको जो है वो क्लियर हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये चीज़ें आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई थी। ठीक है। इसके बाद है ओथ और अफर्मेशन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ कौन दिलवाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, या प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे किसी को अगर बोल दे कि आप ओथ दिलवा दो, वो बंदा आपको ओथ दिलवा देगा। ठीक है। तो ये ओथ है टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर। ठीक है। इसके बाद क्या है, जब तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ ना ले वो अपने हाउस में वोट नहीं कर सकता, अपने हाउस की जो भी मीटिंग्स हो रही है ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो बेसिकली एलिजिबल अभी नहीं है जब तक वो वोट ना ले। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आप कितनी बड़ी पोजीशन के लिए क्यों ना आप हो जाओ आप सिलेक्ट, लेकिन जब तक आपने ओथ नहीं लिया तब तक आप अपने ऑफिस में एंट्री नहीं लोगे, तब तक आप उस पोजीशन के लायक कभी नहीं हो। ठीक है। तो अनलेस अ मेंबर टेक्स ओथ ही कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। नेक्स्ट है, अ पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट एज अ मेंबर इन अ हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशन। 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी आपको अगर आप अपने हाउस में बैठते हो, वोट करते हो एज अ मेंबर इन केसेस में। बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, अभी तक आपने ओथ नहीं ली है, उसके बाद आप अपने हाउस की मीटिंग्स में बैठ रहे हो, वोट दे रहे हो, डेली प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको पर डे का 500 रुपये लगेगा पेनल्टी।
Then when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for its membership, जब उसको पता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है या डिस्क्वालीफाई होने वाला है, उसके बाद भी वो उस अपने हाउस की मीटिंग्स में बैठ रहा है, तो फिर उसको पेनल्टी लगेगी. Then when he knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any parliamentary law, इसका मतलब क्या है, इस हाउस की सिटिंग मतलब इस हाउस की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मना किया गया, बट उसके बावजूद वो जा रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, वोट कर रहा है, तो इन केसेस में भी उसको पेनल्टी लगेगी. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी. अब इसके बाद जो है ना आपका एक होगा सैलरी एंड अलाउंसेस करके टॉपिक, वो आप लोग पढ़ लेना बुक से. ठीक है, और उसके बाद होगा ये वाला टॉपिक आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो अब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. इसके बाद यहाँ से ना कल कवर करेंगे. एंड आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आई हो चीज़ें. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.